गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो सेल्स पढ़े थे, सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल, सेल इन मिक्स ग्रुपिंग, तो वो मैंने आपको सारा अच्छे तरीके से समझा दिया था। जो हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट के बाद हम स्टडी करेंगे किरचॉफ्स लॉ। तो पहले हम आज कंप्लीट कर रहे हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में या उससे अगले लेक्चर में हम आपको किरचॉफ्स लॉ कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट क्या है? देखो, जब भी कोई रेजिस्टेंस हमें गिवन है और उस रेजिस्टेंस के अंदर से कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके रेजिस्टेंस की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है, तो वो करंट क्या करेगा? वायर को हीट अप करने का काम करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर व्हेन करंट flows through it is known as heating effect। उसे हम क्या कहेंगे? हीटिंग इफेक्ट। अब ऐसा होता क्यों है? तो कॉज क्या होगा इसके लिए? तो कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो रैंडम मोशन में है इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन। और रैंडम मोशन में होने से क्या होगा? दे विल कोलाइड with ions, and जो ions हैं, ions will vibrate more violently। और उससे क्या होगा? जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर increases and it create heating effect of current। तो ये क्या प्रोड्यूस कर देता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में कितनी हीट डेवलप होगी, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या पढ़ते हैं हम? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो, इसके लिए एक सर्किट हम ड्रॉ कर देते हैं। उस सर्किट में मान लो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये एक हमने सेल लगा दिया जिसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? V, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। मान लो t टाइम के लिए करंट फ्लो किया, ठीक है, तो हम निकालेंगे। Let us assume current flows for time t। तो करंट अगर t टाइम के लिए फ्लो करता है तो क्या हो जाएगा? उसमें चार्ज जो होगा वो चार्ज आएगा, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। ठीक है, तो इतना चार्ज फ्लो करेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और अगर चार्ज t टाइम में यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो एक का पोटेंशियल हायर, तो इसको मैंने A कह दिया, इसको मैंने B। ठीक है, तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा? ये होगा V। अगर VA माइनस VB हमने ले लिया V है, तो हमने ये देख रखा है कि वर्क डन Q चार्ज को ले जाने में कितना होगा? तो वर्क डन होगा Q इंटू
VA minus BB and that is QV. So this is वर्क डन। और वर्क डन जो होगा, Q की वैल्यू हम क्या पुट कर दें, तो Q की वैल्यू हमने पुट कर दी IT, तो वर्क डन हो गया VIT। और जो वर्क होगा वही एज ए हीट एनर्जी हमें यहाँ पे दिखाई देगा, तो हीट एनर्जी हो जाएगी VIT, या फिर हम B को IR लिख दें तो ये हो जाएगा I²RT, या हम I को V/R लिख दें तो हो जाएगा V² बाई R इंटू T। तो ये होगा हीट डेवलप। तो हमने 3 फॉर्मूले यहाँ पे निकाल लिए हीट डेवलपमेंट के। क्या क्या? पहला आया H = VIT, दूसरा आया I²RT और तीसरा आया V²/RT। ये आए, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हमें बताएंगे कि किसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कितनी हीट डेवलप होगी। सो इस लॉ को हम क्या कहते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। देखो इलेक्ट्रिक पावर सबने पढ़ा हुआ है पहले, तो हम क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ वर्क डन बाई एन EMF source in maintaining current through a circuit। किसी भी सर्किट में करंट मेंटेन करने के लिए जो वर्क डन पर यूनिट टाइम किया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? पावर। तो पावर क्या होगी? W/T। और W वर्क होता है किस में? जूल में। टाइम किस में? सेकंड में। तो 1 वाट जो होगा वो होगा 1 जूल पर सेकंड। यहीं पे अगर हम कहते हैं कि 1 किलोवाट तो वो होता 10⁻³ वाट। यहीं पे हम कहते हैं 1 मेगावाट तो 10⁻6 वाट। तो ये यूनिट्स भी आपको याद रखनी है। यहाँ से हम 1 वाट की डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि अगर हमें करंट मेंटेन करने के लिए पर सेकंड 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, इसका मतलब उस सोर्स की पावर कितनी है? उस सोर्स की पावर है 1 वाट। लेकिन 1 वाट बहुत छोटी यूनिट है, इसीलिए हम जो बड़ी यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है किलोवाट और मेगावाट। किलोवाट और मेगावाट के अलावा हम एक यूनिट और इस्तेमाल करते हैं 1 HP। 1 HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, दैट इज 746 वाट। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अगर वर्क हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है तो हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो dW/dt से हमें इससे भी पावर मिलेगी, लेकिन जो पावर होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस पावर। अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि dW = pdt और दोनों साइड क्या करा दें? इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा। तो जो वर्क डन होगा वो pdt से मिलेगा, और ये आपने पहले भी देख रखा है, वर्क डन होता था वेरिएबल फोर्स का F.dx। तो Fx का जो ग्राफ बनता था, उस ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व था वो हमें क्या दिया करता था? वो देता था वर्क। तो अगर हम यहाँ पे पावर और टाइम का क्या बनाएं? एक ग्राफ, तो वो ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो हमें क्या देगा? वर्क डन। तो हमें ये याद रखना है। ठीक है, इसी में एक चीज़ हम और डिस्कस कर रहे हैं कि जो वर्क है, वर्क एनर्जी के बराबर होगा। तो एनर्जी एक तरह से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो पावर इनटू टाइम अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। अब हमने एक यूनिट देख रखी है 1 किलोवाट आवर। क्या देखा है? 1 किलोवाट आवर। तो किलोवाट तो किसकी यूनिट हो गई? पावर की। और आवर क्या हो गया? टाइम। तो मल्टीप्लाई होके ये क्या मिलना चाहिए हमें? ये मिलना चाहिए वर्क, या कह सकते हो एनर्जी। ठीक
ठीक है, तो कितनी होगी हम वो भी देख लेते हैं। 1 किलोवाट आवर, तो सबसे पहले 1 किलोवाट को कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा 1000 वाट, और फिर आवर को करोगे तो कितना 3600 सेकेंड। वाट की वैल्यू कितनी हुई, 1 वाट हो गया 1 जूल, तो ये हो गया जूल पर सेकेंड। 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा तो ये आएगा 3600 इंटू 1000 जूल। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये किसकी वैल्यू आ गई 1 किलोवाट आवर की। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब कभी भी आप किलोवाट लिखा मिले तो आप ये ना सोच लें कि ये पावर है। अगर पावर के साथ टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो यूनिट हमेशा एनर्जी की होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो ये वैल्यू मैंने आपको बताई है ये आपने 10th में भी पढ़ी हुई है। ये जो बिजली का बिल हम देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है, तो उसमें हम ये कहते हैं ना इतने यूनिट का बिल आया, तो जो 1 यूनिट है वो ये वैल्यू है। मतलब 1 यूनिट का मतलब होता है इतनी एनर्जी हमने कंजप्शन की है, तब जाके 1 यूनिट का बिजली का बिल वो मीटर शो करता है। ठीक है, तो इसको आप दोबारा देख लो, अगर ना समझ में आया हो नोट कर लो।